यस। तो पिछली दफा हमने बात की थी लर्नर की खुसूसियात के बारे में, कि ये कौन लोग हैं, कैसे सीखते हैं। आज हम ये बात करने वाले हैं कि हम सीखते कैसे हैं, और उसके कुछ एस्पेक्ट्स हम देखेंगे। ये स्लाइड आपको नजर आ रही है? ओके। सो व्हाट आई प्लान टू डू इज आर दीज कंटेंट एरियाज। और ये इस तरतीब में नहीं चलूंगा, मैं इसको मिक्स्ड ही रखूंगा कि लर्निंग होता क्या है, एजुकेशन पर्सपेक्टिव्स क्या होते हैं, और हमारे लर्निंग स्टाइल्स क्या हैं, लर्निंग स्ट्रैटेजी किसको कहते हैं, लर्निंग टीचिंग स्ट्रैटेजी किसको कहते हैं, दोनों में फ़र्क क्या है, लर्निंग स्टाइल में लर्निंग लर्निंग स्ट्रैटेजी में फ़र्क क्या है, और लर्निंग थ्योरी क्या होती है और क्या है लर्निंग थ्योरी, इसके बारे में हम बात करेंगे। और बहुत कम एक्सरसाइजेज में इस दफ़ा, पिछली दफ़ा की तरह इंटरेक्टिव नहीं होगा, इसलिए कह रहा हूँ कि आज आप लोग बोर होने के चांसेस उस पिछली दफ़ा से ज़रा कोई 50% चांसेस ज़्यादा हैं, बट देयर इज नथिंग दैट कैन बी डन। सो फर्स्ट लेट्स गो ऑन टू लर्निंग स्टाइल्स। ये आपके ख्याल में लर्निंग स्टाइल का मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन, लर्निंग स्टाइल? मेरी आवाज आ रही है जनाब लोगों को? डॉक्टर सादिया, यू हैव टू चेक योर सिस्टम। ओके, मेक इट मोर इंटरैक्टिव। आई विल ट्राई। जी जनाब, तो लर्निंग स्टाइल का मतलब आपके ख्याल में क्या है? ओके, एक्वायरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। कलीम साहब, आप कह रहे हैं डिस्टेंस लर्निंग को लर्निंग स्टाइल कहते हैं? मेथड्स ऑफ लर्निंग, मिसाल बताएं डॉक्टर आप, ये मेथड ऑफ लर्निंग। Watching a video. Okay, way of learning is learning style. Preference for the mode of learning. Dr. Shiraz, mode of learning से क्या मतलब है आपका? Thank you. Via diagram, via charts. Okay. Like in small groups. Okay. Through books or videos. Okay. Fine. किस सोर्स से वो इंफॉर्मेशन हासिल करता है? ठीक है। गिव्स लर्नर्स चैलेंजिंग टास्क। ये स्टूडेंट के बारे में है, ये टीचर के बारे में नहीं। ये लर्निंग स्टाइल स्टूडेंट का होता है, ये याद रखिएगा। टीचर का लर्निंग स्टाइल नहीं होता जब तक कि टीचर लर्निंग खुद ना कर रहा हो। वो भी एक जाहिर है, तब भी उसका लर्निंग स्टाइल होता। तो लेट्स लुक एट दी ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ लर्निंग स्टाइल। ये एक सेट ऑफ बिहेवियर्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, जो कि लर्निंग को फैसिलिटेट करती हैं, या वो डिस्टिंक्ट वेज हैं, तरीके हैं, जिनसे कि हम परसीव करते हैं नॉलेज को, उसको अपने जहन में ऑर्गेनाइज करते हैं, रिटेन करते हैं, और फिर उसको रिट्रीव करते हैं अपनी मेमोरी से। तो आई वुड लाइक यू टू लुक एट दिस सेकंड पॉइंट प्लीज एंड रीड दिस केयरफुली। जरा उसको सेकंड पॉइंट, बुलेट नंबर 2 को जरा देख लीजिए। बेसिकली ये बुलेट नंबर 2 ये कह रहा है कि लर्निंग स्टाइल वो तरीके हैं, वो वेज हैं, जिनसे कि इंसान इंफॉर्मेशन को न सिर्फ अपने जहन में रखता है, बल्कि जहन से फिर वो रिट्रीव भी करता है। और वो क्या तरीके हैं, हम अब उसकी बात कर रहे हैं। एनी प्रॉब्लम अप टिल नाउ, लर्निंग स्टाइल आपको अभी मजीद समझ में आएगा। वी विल कम बैक टू दिस डेफिनेशन, बट अभी तक डू यू थिंक इट्स क्लियर टू यू? ओके, थैंक यू डॉक्टर हिरान। ऑलराइट, सो लेट्स लुक एट लर्निंग स्टाइल्स नाउ। एक होता है विजुअल लर्नर। ये वो लोग होते हैं जो कि देख के इंफॉर्मेशन को ज्यादा बेहतर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने जहन में। और देख के मतलब अल्फाज देख के नहीं, तस्वीरें देखकर, मैप्स देखकर, चार्ट्स देखकर, फ्लो चार्ट्स देखकर। ये वो लोग होते हैं, उनको विजुअल लर्नर्स कहते हैं। उनका प्रेफर्ड स्टाइल ये, और ये जेनेटिक है, ये वो अक्वायर नहीं करते, ये होता है। दिस इज द वे यू आर एज ए लर्नर। तो एक वो लोग हो गए जो कि देख के चीजों को, तस्वीरें देख के, वीडियोस देख के, और उसको आप वो ऑब्जॉर्व करते हैं। फिर आ गए, अच्छा, इन लोगों के लिए जाहिर है आप इनको केटर करने के लिए आपको चीजें तस्वीरों में देखनी पड़ती हैं। आप जो पावर पॉइंट बनाते हैं, बहुत जगह आप तस्वीरें डालते हैं, क्यों? उस अपने टेक्स्ट को इलस्ट्रेट करने के लिए आप डालते हैं तस्वीरें। बहुत जगह आप खुद कुछ पढ़ रहे होते हैं, यू आर लुकिंग फॉर अ डायग्राम फॉर दैट, यू लुकिंग फॉर अ फ्लो चार्ट, यू लुकिंग फॉर अ टेबल जो कि उस टेक्स्ट को
रिप्रेजेंट कर सके, इलस्ट्रेट कर सके। तो वो द की वर्ड हियर इज शोइंग, यू हैव टू शो एज अ टीचर। आप उस अपने लर्नर को तस्वीर दिखा देंगे किसी चीज की, तो जो आपकी क्लास में, आपके ग्रुप में विजुअल लर्नर्स हैं, वो उसको बेहतर समझ सकें। ऑलराइट, तो एक हो गया विजुअल लर्नर। फिर हो गया ऑडिटरी लर्नर, जिनको सुन के समझ में आता है। अच्छा, ये वो है जिन्होंने फर्ज करें आपकी क्लास में लेक्चर में बैठे और उन्होंने नोट्स ले लिए, अब वो घर जाके उस नोट्स को जोर से पढ़ेंगे। जब तक वो जोर से पढ़ेंगे नहीं और अपनी आवाज में सुनेंगे नहीं, तो ऑब्जॉर्व नहीं होगा। तो ये ऑडिटरी लर्नर्स, जो कि सुन के समझते हैं। तो ये जरा देख लीजिए इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी। गुलाम मुर्तजा साहब, आर यू विद अस? आपको कोई इशू तो नहीं हो रहा समझने में? डॉक्टर फलकनाज, आर यू विद अस? नहीं नहीं सर, ओके, थैंक यू सर। कैपेबिलिटीज। ओके, थैंक यू। सो लेट्स गो अहेड। एक हो गया विजुअल, तस्वीरें देख के समझने वाला। एक हो गया ऑडिटरी, सुन के समझने वाला। और एक हो गया काइनेस्थेटिक। ये वो लोग हैं जो कि जब तक ये करे नहीं, चीज में इन्वॉल्व ना हो, ये नहीं सीखते। और इनके बारे में खास आपको तवज्जो आप लोगों की दिलाना चाहूंगा। हमारे घर में, हमारी क्लास में कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा, कि जो पढ़ने में बहुत बुरे होते हैं। अपने एमबीबीएस या बीडीएस का सोच लीजिए, पढ़ने में बहुत बुरे थे मगर क्लिनिशियंस बहुत अच्छे निकले। ऐसा तजर्बे में हुआ? डू यू नो एनीबॉडी? यस सर। ये ऐसे लोग इसलिए होते हैं क्योंकि ये काइनेस्थेटिक लर्नर्स, जब तक ये इन्वॉल्व ना हो जाए ना चीज को करने में, तजर्बा ना करें उसका, उसमें वो फुल्ली इमर्ज ना हो, ये नहीं सीख सकते। लेक्चर से नहीं सीख सकते, पढ़ के नहीं सीख सकते, सुन के नहीं सीख सकते। इसलिए ये वो जो हमारा तरीकाकार है पढ़ाने का, उनके लिए ये लोग बने ही नहीं है, ये पैदाइशी ऐसे है ही नहीं। सो दे डू वेरी बैडली इन स्कूल्स। और बहुत दफा ऐसा हुआ है कि मैंने देखा है कि आप मेरे घर में, मेरे खानदान में, जानने वालों में बच्चे हैं जो कि बुरे स्टूडेंट्स। मैं उनके वालिदैन से ये कहता हूँ, यार मे बी दिस इज बिकॉज दिस पर्सन इज अ काइनेस्थेटिक लर्नर। या हमारे स्कूल का जो सिस्टम है रट्टे का, देखने का, सुन के रिप्रोड्यूस करने का, लिखने का, वो जेनेटिकली उसके लिए नहीं बना। बहुत ख्याल रखिएगा, इफ यू हैव अ स्टूडेंट हु इज हु जिसको हम कहते हैं बुरा स्टूडेंट, बैड स्टूडेंट, poorly performing student, maybe that person is a kinesthetic learner and they're brilliant people। अगर वो उनको सही एनवायरनमेंट में डाल दिया जाए, जिसमें आप उनको इमर्स करा रहे हैं, अगर आप थ्योरी ही पढ़ा रहे हैं उनको, ये लोग नहीं सही करें, बिकॉज ये ऐसे नहीं। डॉक्टर शमाइला, यू लाइक दैट? ऑल राइट, फाइन। तो ये वो सीखेंगे ही नहीं, इनका जेनेटिक मेकअप ऐसा नहीं। इनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए। इनको टीचर पर्सनल एक्सपीरियंस देगा, प्रैक्टिस कराएगा। डेंटिस्ट है, चेयर साइड पे चीजें सिखाए। मेडिकल स्टूडेंट है, वार्ड ले जाए, ओपीडी ले जाए, ओटी ले जाए, वहां ये जाते हैं। वहां पे फिर इनको होता है, अच्छा ये क्लिनिकल है तो इसकी बेसिक साइंसेस क्या, फिर ये जाके मोटिवेट होते हैं और पढ़ते हैं। बिकॉज देर इज डायरेक्ट एप्लीकेशन, देर इज डायरेक्ट एक्सपीरियंस। द गुड थिंग इज कि इनकी तादाद कम होती है। इन नेचर anesthetic learners are very few, they're not many। ये शुक्र है। तो मगर इसको भूलिएगा नहीं कि ये जो हम एकेडमिक फेलियर्स जिनको कहते हैं, दे आर एक्चुअली नॉट डम, दे आर जस्ट नॉट इन द राइट वाटर, दैट्स ऑल। फिर आगे रीडिंग एंड राइटिंग वाले, जिनको चीजें लिखनी होती, वो लिख लिख के करते हैं। वो उनको लिए तस्वीरें जरूरी नहीं है, उनके लिए अल्फाज जरूरी है। वो पढ़ें बैठ के, वो सिर्फ सुन के तो बिल्कुल ही लॉस्ट हो जाते हैं। So they need to have words. Yes, Dr. एक minute, Dr. Meman, kinesthetic learning is physical learning where you get experience.
ओके, डॉक्टर यासिर, मैंने आपका सवाल नोट कर लिया. सो these are the few learning styles. इसको हम कहते हैं लर्निंग स्टाइल. तो लेट्स हैव अ recap of the names of the learning styles. मतलब नहीं, सिर्फ नाम बताइए. सर विजुअल, ऑडिटरी, रीडर्स, राइटर्स एंड काइनेस्थेटिक. काइनेस्थेटिक. आपने बहुत अच्छा गूगल किया हुआ डॉक्टर शिराज, आपसे यही उम्मीद. यस, एनीबडी एल्स लिख दीजिए चैट में. विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक एंड रीड एंड राइट. यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. Thank you very much. So let's go back to the definition of these, and now I hope you will be able to understand the definition better. ये बुलेट नंबर 2 जो आप पहले पढ़ चुके हैं, मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे, इसको देख लीजिए और अब बताएं कि अब बेहतर समझ में आया. थैंक यू डॉक्टर समीना. Are we clear about the definition now? Is it better now than before? कि वो प्रेफर्ड तरीकों से, प्रेफर्ड वेज से क्या मतलब, असल चीज ये. थैंक यू डॉक्टर रमजान, थैंक यू वेरी मच. यस डॉक्टर फरहान, थैंक यू वेरी मच दैट यू अंडरस्टूड. तो अब चलते हैं आगे. आगे चलने के लिए तैयार हैं. अगला हमारा जो है वो लर्निंग स्ट्रैटेजीज या मेथड्स है. आर यू रेडी टू मूव अहेड? नेक्स्ट टॉपिक. थैंक यू वेरी मच इरा साहब. लर्निंग स्ट्रैटेजीज. अब लर्निंग स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन है कि वो तरीकेकार जो आप यूज करते हैं कुछ याद करने के लिए. Individuals way of organizing and using a particular set of skills in order to learn the content. आप क्या तरीके इस्तेमाल करते हैं जब आप याद कर रहे हैं कुछ, वो लर्निंग स्ट्रैटेजीज कहलाती हैं. अब आई वुड लाइक यू टू गो बैक टू योर अंडर ग्रेजुएट डेज और डेज व्हेन यू वर डूइंग योर पोस्ट ग्रेजुएशन. कुछ याद करने के लिए क्या हरबे, क्या क्या आप लोग ट्रिक्स इस्तेमाल करते थे, वो मुझे बताओ, वो मुझे मेरे साथ शेयर करें. मेकिंग नोट्स, वेरी गुड. ओके, तो आप खुद पढ़ के या लेक्चर सुन के डॉक्टर हिरा आप नोट्स बनाती. रिवाइजिंग से क्या मतलब, पढ़ती थी, व्हाट डज दैट मीन? राइटिंग एंड मेकिंग डायग्राम्स, डिस्कसिंग विद फ्रेंड्स. अच्छा डॉक्टर हिरा, डिस्कसिंग विद फ्रेंड्स से आपको याद रहता था? यस, ओके. डॉक्टर शिराज, आपका क्या स्ट्रैटेजी होती? ग्रुप डिस्कशंस, ठीक है. प्रेजेंटेशंस में उन्होंने काम किया, फ्लो चार्ट बनाते थे, निमोनिक्स बनाते थे. अली फराज साहब, ये निमोनिक्स क्या चीज है? पास पेपर्स, ओके. निमोनिक से मुराद जैसे कि हम कार्डियोलॉजी के अंदर एक लफ्ज यूज करते हैं, मोना, एमओ. morphine, हाँ, oxygen, MONA. ठीक है. So if a patient came in with an MI, initial days के अंदर ये एक निमोनिक यूज होता था, मोना. That's M for uh, morphine, O for oxygen, N for nitrates, A for aspirin. तो ये बिल्कुल चार ठीक. चीजें हमें उनको देनी. ठीक है, तो ये एक निमोनिक हो. किसी और को कोई और निमोनिक याद है? ऑल राइट, वेरी गुड डॉक्टर बेमन, बिल्कुल ठीक है. कोई निमोनिक याद हो अंडर ग्रेड डेज का? एनाटॉमी पढ़ याद की हो किसी ने? मड पाइल्स, बताएं जनाब, ये मड पाइल्स क्या है? शी लुक्स टू प्रिटी ट्राई टू कैप्चर, बिल्कुल, बड़ा फेमस है. तो ये सब हम, ये होती है लर्निंग स्ट्रैटेजीज. ये लर्निंग स्ट्रैटेजीज होती है. अच्छा, लर्निंग स्ट्रैटेजीज जो है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर पारस. ओके, कॉज ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है वो मड पाइल्स. थैंक यू वेरी मच. तो ये होती है लर्निंग स्ट्रैटेजी जो कि लर्नर अप्लाई करता है, ये टीचर नहीं अप्लाई करता. ये लर्नर बैठ के अप्लाई कर रहा होता है जब वो कोई चीज याद करना चाहता है. इज दैट क्लियर? Now, I would like you to conceptualize the difference between learning style and learning strategy. सोचिए दोनों में क्या फर्क है और मुझे जरा कुछ बताएं. लर्निंग स्टाइल और लर्निंग स्ट्रैटेजी में क्या फर्क है और क्या सिमिलैरिटी है, ये भी बताइएगा. What is the commonality between the two and what is the difference between the two?
कोई जवाब नहीं आ रहा है, लोग सो गए हैं जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था। Dr. Sar making easy way to learn in our learning, in our style is learning strategy. Very good. I think that's a good point. Style is built in, जबरदस्त. Strategy is planned. Excellent, Dr. Hira. Dr. Sar ने भी अच्छा जवाब दिया, आपने भी दिया. Anybody else? स्ट्रैटेजी क्या चीज है? मेकिंग स्ट्रैटेजी से क्या मतलब, मैं समझा नहीं रिजवान साहब। We fit our strategy into our learning style. फर्क बताएं। Okay, strategy is what student plans how to learn. Okay, and style क्या है डॉक्टर अंबर? Plan for student. Making plan for success ये क्या है, स्ट्रैटेजी या स्टाइल है? via स्ट्रैटेजी है या स्टाइल है? हाँ, net strategy regarding students learning stage. मुझे नहीं समझ में आ रहा, सॉरी, आपकी आवाज भी कट रही है थोड़ी सी। सर लर्निंग स्ट्रेटेजी एंड उसमें फर्क ये है कि स्ट्रेटेजी किसी भी एग्जाम या किसी भी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए हम स्पेसिफिक की पॉइंट्स बना रहे हैं कि हमने ये स्टेप्स फॉलो वो करने हैं। तरीकाकार हम अडॉप्ट करते हैं। जी हाँ, ठीक है ना, मिसाल के तौर पे आपको एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस की लिस्ट याद करनी है। वो लिस्ट याद करना और किसी डिजीज का पैथोजेनेसिस याद करने में कोई तरीकेकार में फर्क होगा या एक ही होगा? अलग अलग होंगे। अलग अलग होंगे। ये हम अडॉप्ट करते हैं, लर्न, याद करने के तरीके। याद करने के तरीके जो हम अलग अलग अडॉप्ट करते हैं, वो लर्निंग स्टाइल है या लर्निंग स्ट्रैटेजी है, ये बताइए। ये मेरे सवाल का लर्निंग जवाब स्टाइल्स दें। जो याद लर्निंग करने के स्टाइल्स तरीके, बेसिकली मिसाल के तौर पे, हैबिचुअल्स होते हैं। नहीं, मेरे सवाल का जवाब बताइए। जो याद करने के तरीके हम अडॉप्ट करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो लर्निंग स्टाइल है या वो लर्निंग स्ट्रैटेजी है? शिराज साहब कहते हैं वो स्ट्रैटेजी है। स्ट्रेटेजी है। ये स्ट्रैटेजी है। मैं ये नहीं पूछता कि वो मल्टीपल है, सिंगुलर, डॉक्टर समीना। मेरा सवाल गौर से सुनिए। यस, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर पारस, डॉक्टर मेमन, की ये लर्निंग स्ट्रैटेजी है। अब जिस तरीके से हम प्रेफर करते हैं कि इनपो के इंफॉर्मेशन हमारे सिस्टम में एंटर हो, वो स्टाइल है या स्ट्रैटेजी है? और वो बिल्ट इन होता है, वो बाय बर्थ होता है, वो स्टाइल होती है। कि हम देख के ज्यादा अब्जॉर्ब कर पाते हैं, वो हम सुन के ज्यादा अब्जॉर्ब कर पाते हैं, हम काम करके ज्यादा अब्जॉर्ब कर पाते हैं, वो स्टाइल हो गया। थैंक यू, ग्रेट, लवली। सो वी आर, आई एम assuming that majority of you are clear about the difference between learning style and learning strategies. Yeah, sure, you can use different strategies, but style भी तो एक नहीं होता, स्टाइल भी तो एक से ज्यादा होते हैं। ओके, अब आते हैं कि लर्नर के टाइप्स क्या हैं। आपने कुछ लोग देखे होंगे अपने अंडर ग्रेड डेज में या अपने पोस्ट ग्रेड डेज में या एज ए फैकल्टी, बच्चा बेचारा बड़ी मेहनत करता है मगर अच्छे मार्क्स नहीं लाता। देखें, तजुर्बा हुआ है। और ऐसे भी देखे होंगे जो इम्तिहान से एक दिन पहले पढ़ते हैं और बस पास तो हो जाते हैं, फेल नहीं होते। ओके डॉक्टर अली फराज, ऐसे भी देखें जो बस एक दिन पहले पढ़ा, शॉर्ट टाइम पहले पढ़ा और पास हो गए, फेल नहीं। ओके, तो ये डिफरेंट तरह के लर्नर्स होते हैं। हम उनकी बात करें कि ये कौन लोग हैं। देखिए, कुछ होते हैं डीप लर्नर्स, जो उनको सेटिस्फैक्शन नहीं होती जब तक हर चीज डिटेल में ना पढ़े। दे आर लाइक दैट, डीप लर्नर्स कहलाते हैं। उनको होता है उनमें एक ये आ, उनका एक पैशन होता है कि हर चीज डिटेल में, जब तक वो डिटेल में नहीं पढ़ेंगे वो सेटिस्फाइड अपने आप से नहीं। कुछ होते हैं सुपरविजन जो कहते हैं यार बस ठीक है, मेन मेन डेफिनेशंस कर लो, टीचर ने जो कहा है बस वो पढ़ लो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन काफी है, किताब की क्या जरूरत है। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं। फिर कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं अच्छा ये देखते हैं कि मुझे ये पता करना है कि इम्तिहान में क्या पूछा जाएगा, सिर्फ उसको कर लूँ, किताब में जो भी लिखा हो, डिटेल जो भी हो, अगर डिटेल नहीं मांगी या जो रेयर डिसऑर्डर्स हैं वो छोड़ दिए, जो कॉमन है वो कर लिए। जो सबसे कम
कल इम्तिहान है, आज पढ़ाई शुरू की है या 2 दिन में पढ़ाई शुरू की है, 50 डिजीजेज हैं, वो टॉप 5 ले लेगा बस, जो सबसे कॉमन है। उनको भी वो निमोनिक से पढ़ेगा और उसमें स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करेगा याद करने के लिए। तो ये होता है स्ट्रेटेजिक लर्नर्स। तो हमारे पास डीप लर्नर्स भी हैं और हमारे पास सुपरफिशियल लर्नर्स भी हैं, जो हर चीज सतही करते हैं, करते बहुत सारे टॉपिक्स, मगर सतही करते, डेप्थ में नहीं जाएंगे। डीप लर्नर्स वो जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें होती हैं, जब तक वो ना पढ़ ले उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होती। और स्ट्रेटेजिक लर्नर जो कहते हैं अच्छा मुझे क्या आएगा ज्यादा इम्तिहान में, किस तरह का इम्तिहान है, मैं उस तरह से तैयारी करता हूँ। अगर एमसीक्यूज हैं तो वो पास पेपर्स और एमसीक्यूज करेंगे, अगर वाइवा होना है तो फिर वो कुछ और तरीका इस्तेमाल करेंगे, अगर लिखने का है ऐसे है तो फिर वो कुछ और तरीका इस्तेमाल करेंगे, और उसमें भी देखेंगे कि टॉपिक्स क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, हर टॉपिक नहीं करेंगे सुपरफिशियल लर्नर की तरह और डीप लर्नर की तरह। ये लोग हैं जो सारे टॉपिक्स या मेजोरिटी टॉपिक्स करते हैं। और डीप लर्नर को अगर आप 2 दिन पहले तैयारी शुरू कराएंगे तो बेचारा कुछ कर ही नहीं पाएगा, वो तो एक ही टॉपिक मुश्किल से पढ़ पाएगा, क्योंकि वो हर चीज की डेप्थ में जाता है। ठीक है, ओके, व्हाट आर द मोस्ट सक्सेसफुल टाइप। चलो अभी देखो, ये 3 टाइप समझ में आ गई आपको? ओके, सो लेट्स गो अहेड। अब इनके भी कॉम्बिनेशन। असल जिंदगी में होता यह है कि कुछ डीप एंड स्ट्रेटेजिक भी होते हैं, जो स्ट्रेटेजीज भी इस्तेमाल करते हैं। जहां एनाटॉमी टाइप की चीजें याद करनी है वहां निमोनिक कर लिया, जहां पैथोजेनेसिस है वहां फ्लो चार्ट बना लिया, नोट्स थोड़े से बना लिए, कुछ चीजें हाईलाइट कर दी। तो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट तरीके के इंफॉर्मेशन के लिए। कुछ सुपरफिशियल होते हैं जो कि स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते हैं कि यार ये बस इसको इस तरह से रट लो, इसको इस तरह से रट लो, ये लिख लो वगैरह वगैरह, ये शॉर्ट नोट्स शॉर्टकट्स बना लो। वो स्ट्रेटेजीज इस्तेमाल करते हैं। और कुछ सुपरफिशियल होते हैं जिनको स्ट्रेटेजी का पता नहीं होता, तो वो स्ट्रेटेजीज इस्तेमाल नहीं करते। ये बात, ये कॉम्बिनेशन समझ में आई आप लोगों के? अच्छा, अब यही चीज आप देखिए एक और तरीके से। ये देखिए, और ये देखिए, इसी बात को मैंने इस तरह से कहा, किस टाइप ऑफ लर्नर को ये वाली स्लाइड पसंद आई? किस टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल कौन से लर्निंग स्टाइल वाले को ये वाली स्लाइड पसंद आई? सुपरफिशियल एंड स्ट्रेटेजिक। वो लर्निंग स्टाइल नहीं है बीबी, वो आप रिफ्यूज कर रही हैं। ये टाइप्स ऑफ लर्नर, मैं टाइप ऑफ लर्नर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लर्निंग स्टाइल की बात कर रहा हूँ। लर्निंग स्टाइल अभी आपने की है ना, कौन से थे? यस, ये विजुअल वाले को पसंद आएगी। अच्छा, और ये किसको पसंद आएगी? ये बताएं, किस स्टाइल ऑफ लर्नर को पसंद आएगी? रीड एंड राइट, थैंक यू वेरी मच, यस दैट्स करेक्ट। सो डू यू सी द डिफरेंस? अगर हम कोई बना रहे हैं और इस तरह से आप लिखे जा रहे हैं, आपके पास पावर पॉइंट में नोट्स हैं, तो वो विजुअल वाले को हेल्प नहीं कर रही, वो रीड एंड राइट वाले को हेल्प कर रही है। और याद रखिएगा, रीड एंड राइट वाले कम होते हैं, विजुअल वाले ज्यादा होते हैं। कॉमन स्टाइल ऑफ लर्निंग जो अल्लाह ने दिया है वो विजुअल है। ओके, सो बट बिकॉज वी डिस्कस्ड दिस, अंडरस्टैंडिंग दिस हैज बिकम इजियर फॉर यू। अगर मैं शुरू में ये डाल देता तो शायद उतना इम्पैक्ट ना होता, शायद, जितना कि पहले इसके डिस्कशन का हो गया है। तो पहले हमने ये डिस्कस किया है उनकी मतलब क्या है, फिर उनके कॉम्बिनेशंस डिस्कस किए, उसी को फिर मैंने एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, ताकि आप में से जो विजुअल लोग हैं उनको ये बेनिफिट हो जाए। चलिए जी, अब तक हमने कौन से मेन टॉपिक्स किए हैं वो मुझे बताइए। यस डॉक्टर प्रसाद, देयर इज अ विजुअल एलिमेंट इन रीडिंग राइटिंग।
टाइप ऑफ लर्निंग किया है, टाइप ऑफ लर्नर्स किया है, लर्निंग नहीं, टाइप ऑफ लर्नर्स किया है, लर्निंग स्टाइल्स किया है, और हमने बात की है लर्निंग स्टाइल, लर्निंग स्ट्रैटेजी क्या होती है। थैंक यू। Yes, thank you very much, Dr. Yasir, Dr. Paras. These are the three things that we have done. Thank you very much. Yes, Dr. Samina, thank you, and Ali Faraz साहब, और उनको कंबाइन कैसे करते हैं ये हमने कर लिया। थैंक यू वकार साहब, वेरी गुड। ओके, सो मे बी मूव अहेड। थैंक यू मेमन साहब, आगे चलें। ओके, थैंक यू, पारस साहब ने ओके कर दिया, तो इसलिए मैं आगे जा रहा हूँ। अब हम बात करते हैं जनाब, एक वी कम टू एजुकेशनल पर्सपेक्टिव्स कि ओवर सेंचुरीज हमारे एजुकेशन की साइंस में क्या तब्दीली आई है लर्निंग के बारे में, क्योंकि हम लर्निंग ही कर रहे हैं। तो लर्निंग के बारे में क्या तब्दीली आई है, उसकी कि ये लर्निंग क्या चीज़ है। तो हम वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स अभी हम कर रहे हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग इनटू। सबसे पहले ट्रेडिशनल जो पर्सपेक्टिव है एजुकेशन के बारे में या लर्निंग के बारे में, ये सदियों पहले की बात है, जबकि वो कहते हैं, और ये वेस्टर्न कल्चर का सोच थी कि लर्निंग जो है वो प्रोसेस है जिसमें कि आदमी इंसान बनता है, यू आर एलिवेटेड इनटू द स्पीसीज, आपका स्टैचर बढ़ जाता है। लर्निंग का ये मतलब, लर्निंग का मकसद ये है कि आदमी को इंसान बनाना। ये ट्रेडिशनल थॉट। अच्छा, डॉक्टर रुखसार का, भाई डॉक्टर रुखसार का एक सवाल, और लोगों का भी, कि सक्सेसफुल क्या, कौन सा स्टाइल होता है, कौन सा लर्नर सक्सेसफुल होता है। तो भाई मुझे नहीं मालूम, क्योंकि सक्सेसफुल की डेफिनेशन क्या है। इम्तिहान में अगर पास करना है सिर्फ, तो हो सकता है सुपरफिशियल स्टडीज से आप बहुत अच्छे मार्क्स ले लें, मगर अगर सीखना है आपके डेफिनेशन सक्सेस की, तो फिर वो डीपर स्टडीज, जैसे डॉक्टर मेमन कह रहे हैं, वो तरीका है। मगर स्ट्रैटेजी के इस्तेमाल करने से किसी भी तरीके की सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है डॉक्टर साज, मे बी गो अहेड। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन पर्सपेक्टिव कि ओवर द सेंचुरीज क्या तब्दीली आई है सोच में एजुकेशन के बारे में। पहले यही सोचा जाता था कि एजुकेशन या लर्निंग का मकसद है आदमी को इंसान बनाना, एलिवेट करना स्पीसीज में, और कल्चरल हेरिटेज को कंटिन्यू करना। ये मकसद है कि मेरे बाप दादा को क्या मालूम था वो मैं ट्रांसमिट करूं बेटे में, और बेटे से पोते में, पोती में। ये मकसद है एजुकेशन। ये वेस्टर्न थॉट है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन। दिस वाज वन एस्पेक्ट ऑफ इट। तो सब्जेक्ट मैटर जो सिखाना है वो हमने माजी में किया हुआ है, सब मालूम है, और इदारों का काम है कि उसको ट्रांसमिट कर दे न्यू जनरेशन में, ताकि वेस्टर्न कल्चर ट्रांसमिट हो सके, कंटिन्यू कर सके फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। नंबर एक, पढ़ाने का मकसद ये भी है कि आदमी इंसान बन सके। दो मकसद हो गए एजुकेशन के, दो मकसद हो गए लर्निंग के। नंबर एक, कल्चरल हेरिटेज को ट्रांसफर करना। नंबर दो, आदमी को इंसान बनाना या आदमी का स्टेटस एलिवेट करना स्पीसीज, ह्यूमन स्पीसीज। ये दो मकसद है, ये ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग है अबाउट एजुकेशन। इज दिस क्लियर? वी विल ऑफ कोर्स, ये एंड नहीं है, मगर अभी तक इज दिस क्लियर टू यू कि ट्रेडिशनली क्या दो मकासद थे, लोगों की सोच क्या थी एजुकेशन के बारे में? मे आई गो अहेड? ओके, फिर इसी बुनियाद पे ये डेफिनेशन निकल के आई एजुकेशन, लर्निंग, कि लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। ये एक ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव है लर्निंग। और आपके समझ में आया कि ये डेफिनेशन क्यों आई? ये डेफिनेशन इसलिए आई कि ये फलसफा था, ये जो है फलसफा था एजुकेशन के बारे में और लर्निंग के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव, लर्निंग है हासिल करना नॉलेज और महारत, ये है लर्न। ओके, देन बिहेवियरिज्म पे आते हैं फिर।
ओवर द सेंचुरीज ये जो थॉट है ये चेंज होती है। लोगों ने कहा कि नहीं भाई ये जो है लर्निंग जो है ये तो और तरीकों से हो गई, और वो ये कहते हैं कि अरस्तू ने शुरू किया था और उसने कहा था लर्निंग वो होती है जो कि आप दिखा सके, जिसमें आप स्किल को जो आपने सीखा है वो आप दिखा सकते। अगर आप दिखा नहीं सकते तो फिर लर्निंग नहीं है, और ये बहुत पुराना फलसफा भी है। फिर उन्होंने 1900 की जो इंतहाई है जिसको हम 20th सेंचुरी कहते हैं, उसमें ये हुआ कि भाई जो लर्निंग है वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट ही पढ़ाएगा। फिजिक्स है तो उसने कुछ फिजिक्स में किया हो, मैथ्स पढ़ाने वाला है तो उसने मैथ्स में कुछ किया हो, अंग्रेजी पढ़ाने वाला ने अंग्रेजी में किया हो, और सर्जरी पढ़ाने वाले ने सर्जरी में किया हो, और ऑर्थोडोंटिक्स अगर कोई पढ़ा रहा है तो उसने ऑर्थोडोंटिक्स में कोई स्पेशलाइजेशन किया हो। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट पढ़ाएगा और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट महारत टीच करेगा। और लर्नर का काम यह है कि वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को दिखाए कि मैंने सीख लिया है। तो यहाँ पे जो एम्फोसिस है वो इस टर्मिनोलॉजी पे जो मैंने अभी हाईलाइट करके अंडरलाइन की। वो क्या है टर्मिनोलॉजी जो मैंने हाईलाइट करके अंडरलाइन की है? टू शो। शो, दिखाना कि मैंने सीख लिया है। ये जब तक ये नहीं होगा तो लर्निंग नहीं हो सकती। सर आई हैव अ तो क्वेश्चन। जी बताइए। सर जैसे कि थ्योरी की हम बात कर रहे हैं कि इनिशियल डेज के ऊपर सिर्फ सीखने के अमल को या इंसान बनाने के अमल को ही लर्निंग के ऊपर किया गया। उस तरीकेकार के अंदर हमारे पास दुनिया के जितने भी नोबेल प्राइजेस मिले हुए हैं लोग हैं, उनकी मेजोरिटी आपको इस एरा के वक्त के लोगों को मिली होगी। ड्यूरिंग आजकल के वक्त के अंदर जो स्पेशलिस्ट हैं अपने सब्जेक्ट के हवाले से, वो कम और बेश बहुत कम है। डेकेड्स में अब नोबेल प्राइजेस मिल रहे होते हैं लोगों को बनिस्बत कि हम वो पिछली सदियों के अंदर बात कर रहे होते हैं। क्या ये डिफरेंस आता है एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के होने की वजह से, या वो जो लोग थे कि वो जैक ऑफ ऑल थे, वो केमिस्ट भी थे, वो फिलांथ्रोपिस्ट भी थे, वो फिजिसिस्ट भी थे, सब यानी कि एक वक्त में सारी चीजों पे कमांड करने की कोशिश करते थे, वो ज्यादा मेच्योर थे या आज के वो लोग जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं किसी एक चीज के अंदर एज कर रहे हैं? देखिए, आपने नोबेल प्राइज की मिसाल दी, तो भाईजान नोबेल प्राइज हर साल मिलता है, डेकेड्स में नहीं मिलता। आप हर साल के इंटरनेट पर उठा के देख लीजिए। नंबर एक बात। नंबर दो बात, पहले भी नोबेल प्राइज फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में मिलता था, अब भी उसी में मिलता है। लिटरेचर है, पीस है, वगैरह वगैरह। आइंस्टाइन पिछले सदी का था, वो फिजिक्स का था, केमिस्ट्री का नहीं था, बायोलॉजी का नहीं था, हिस्ट्री का नहीं था, वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट था। जितने भी आप नोबेल प्राइज विनर्स की अगर आप मिसाल ही ले लेते हैं, देवर ऑल सब्जेक्ट स्पेशल एक्सपर्ट्स। और वो भी किसी एक में। मैडम क्यूरी किसी एक छोटी सी चीज में फिजिक्स में उनको मिला, तो ये आपकी असम्पशन गलत बट है। आज दे भी जो नो मिल रहा है, मैनी अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। but that's not the point. They didn't get Nobel Prize because of that. They got Nobel Prize because of working in a narrow field of science or arts. बट उन सब यानी कि स्पेशलिटीज और को एक आप ये कैसे मजमूए कह के अंदर सकते हैं? वो नहीं, मौजूद। ये आपकी assumptions हैं भाईजान। There's no, ओके। I mean, I really can't substantiate any evidence to it. ये आपकी assumptions हैं, ठीक है? पहले चूंकि साइंस उतनी इवॉल्व नहीं थी, इसलिए जाहिर है कम पढ़ने को था। अब आप एक साइंस में ही, मतलब द डेप्थ ऑफ नॉलेज अवेलेबल इज इमेजरेबल। तो जाहिर है इंसान उसमें जाएगा ना। वो तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर दैट पर्सन टू बिकम टू कवर द ब्रेथ। अब तो नॉलेज की डेप्थ बहुत ज्यादा हो गई। इट्स यू कांट कंपेयर द टू एरर्स, दे डिफरेंट एरर्स। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स गो बैक ना। बिहेवियरिस्ट के तहत पहले हमने ट्रेडिशनल थ्योरी की, अब बिहेवियरिस्ट के तहत जो लर्निंग हो रही है वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स और रिइंफोर्समेंट के पैराडाइम पे हो। बिहेवियरिस्ट कहता है कि जो कुछ भी हम सीखते हैं पहले हमें स्टिमुलस मिलना चाहिए, फिर हम उसको स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं, और फिर वो रीइंफोर्स होना चाहिए। ये बेसिक पैटर्न है। मिसाल के तौर पर टीचर ने कहा द causes of chest pain are 1 2 3 4, the causes of white patches in the oral mucosa are 1 2 3 4। ये स्टिमुलस हो गया, जो भी टीचर ने पढ़ाया दैट इज द स्टिमुलस। अब स्टूडेंट उसको याद करेगा और उसको रिप्रोड्यूस करेगा।
जिस तरह से भी टीचर चाहे, वो उसका रिस्पॉन्स हो गया। आपने कहा कि अच्छा, वी हैव सम डेंटल एक्सपर्ट्स इन आवर ग्रुप, डोंट वी? यहाँ पे डेंटिस्ट्री के कोई हैं लोग? एनीबॉडी फ्रॉम डेंटिस्ट्री हियर इन दिस ग्रुप? डॉक्टर नुसरत, ये आप क्या लाइनें डाल रही हैं? जी, एनीबॉडी फ्रॉम डेंटिस्ट्री हियर? नोबडी फ्रॉम डेंटिस्ट्री? मेरा ताल्लुक है मैक्सिलोफेशियल सर्जरी से। Right. Okay. So there's just one dental expert here. जी All जी right. डॉक्टर There's शिरा। just one dental expert here. Okay, fine. So what I'm really saying is कि आप कोई भी चीज पढ़ाते हैं तो वो स्टिमुलस जी कहलाता जी है। स्टूडेंट से आप जब मांगते हैं कि अच्छा मुझे बताओ, ये करो, ये बताओ, ये एक्सप्लेन करो, वो स्टूडेंट का रिस्पॉन्स होता है। और जब आप कहते हैं हाँ ये तुमने ठीक बताया, हाँ ये नहीं, ये तुमने गलत बताया, वो रीइंफोर्समेंट होता है। तो अकॉर्डिंग टू जी बिहेवियरिस्ट, पढ़ाने का 3 स्टेजेस हैं। टीचर ने स्टिमुलस दिया, टीचर ने स्टूडेंट से रिस्पॉन्स मांगा, और फिर बताया कि ये रिस्पॉन्स सही था या गलत, जो कि रीइंफोर्समेंट, ये बिहेवियरिस्ट कहता है। तो बिहेवियरिस्ट का जो एम्फोसिस है वो स्टूडेंट के रिस्पॉन्स पे। क्लियर द स्क्रीन, थैंक यू। मुझे नहीं पता ये स्क्रीन पे लाइक कैसे आई थी, बहरहाल। तो जो एम्फोसिस है बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव का, वो है रिस्पॉन्स पे कि स्टूडेंट कुछ करके दिखाए। That is the emphasis on behaviorist. ट्रेडिशनल कहता था कि भी पर एजुकेशन वो है कि बस मैंने पढ़ा दिया, जब मैंने पढ़ा दिया एज एन एक्सपर्ट तो स्टूडेंट ने सीख लिया, ऑटोमेटिक है, लर्निंग हो गई। अब स्टूडेंट वो कर सकता है नहीं कर सकता, ये ट्रेडिशनल का मसला नहीं। बिहेवियरिस्ट कहता है जब तक स्टूडेंट कुछ करके नहीं दिखाएगा उसने लर्न नहीं किया। तो ये था कि लर्निंग चेंज बिहेवियर है। अच्छा, जो आपको आपने देखेंगे आजकल ऑब्जेक्टिव राइटिंग पे बड़ा एम्फोसिस है, इफ यू मे हैव नोटिस्ड। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव से ही इनकी पैदाइश हुई, इनका जन्म हुआ, और उसमें एम्फोसिस होता है। आप लोग ऑब्जेक्टिव राइटिंग करेंगे इस कोर्स में, तो ऑब्जर्वेबल वर्ब्स इस्तेमाल किए जाएं। ये बड़ा बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है एजुकेशन की तरफ। तो मुझे ये रिकॉल करके बताइए आप लोग कि ट्रेडिशन के तहत लर्निंग की डेफिनेशन क्या थी, कुछ याद है? लर्निंग क्या है ट्रेडिशनल के तहत? Acquisition of knowledge and skills. थैंक यू वेरी मच। और बिहेवियर्स के तहत लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर, उसका ऑब्जर्वेबल बिहेवियर चेंज है। पहले उसको कॉजेज ऑफ पहले उसको डेफिनेशन ऑफ वो एपिडेमिक नहीं पता थी, बाद में उसको डेफिनेशन ऑफ एपिडेमिक पता चल गई, ये चेंज इन बिहेवियर हो गया। पहले वो उसको हिस्ट्री लेना नहीं आता था, बाद में उसको हिस्ट्री टेकिंग आ गई। पहले उसको कॉजेज इटियोलॉजी याद नहीं थी, अब उसको इटियोलॉजी याद होगी, तो ये चेंज इन बिहेवियर आ गई। अब आते हैं आगे। बिहेवियरिज्म बेस करता है ऑब्जर्वेशन पे, जो कि टीचर करता है, स्टूडेंट ने ये किया नहीं किया, और एक्सटर्नल एस्पेक्ट होता है। अब आते हैं जनाब एक नए पर्सपेक्टिव पे, जो कि कॉग्निटिविज्म कहलाता है। कॉग्निटिविज्म ये कहता है कि अंदर क्या हो रहा है, जो सीखने वाला है वो इंफॉर्मेशन को रिसीव कैसे कर रहा है, ऑर्गेनाइज कैसे कर रहा है, उसको सेव कैसे कर रहा है, उसको रिकॉल कैसे कर रहा है। अब बिहेवियरिज्म सारी चीजें एक्सटर्नल को देख रहा, कॉग्निटिविज्म उसका 180 ऑपोजिट आगे से नहीं, बाहर इंपॉर्टेंट नहीं है, अंदर इंपॉर्टेंट है, दिमाग में क्या हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कॉग्निटिविज्म। तो वो एक्सटर्नल को नहीं देखता, वो दिमाग के अंदर क्या हो रहा है वो जांचने की कोशिश करता है। ये देख लीजिए, इसको जरा पढ़ लीजिए स्लाइड को। ये कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है वो इंटरनल मेंटल प्रोसेस पे एम्फसाइज करती है कि कैसे सीखता है इंसान, क्या करता है, इंफॉर्मेशन जब वो एंटर करती है सिस्टम में तो उसके साथ दिमाग में क्या क्या होता है। अच्छा, एक और लफ्ज आ गया कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि हम नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं प्रायर नॉलेज की बुनियाद, नई नॉलेज प्रायर नॉलेज पे बेस्ड। जो भी आप सीखेंगे वो आप पुरानी से लिंक करें, ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ये कॉन्शियस प्रोसेस नहीं है, ये सब कॉन्शियस प्रोसेस। और टीचर को भी पढ़ाना इसी तरीके से चाहिए कि नई नॉलेज को वो पुराने नॉलेज से लिंक करे। अगर आपको याद हो कि आज के सेशन का पहला सवाल मेरा क्या है, जरा बताइए।
हमने क्या पढ़ा What था we class में? learned in the last lecture. Thank you very much. So Last I class. tried to link this session with previous topic last time हमने क्या किया, and that was a constructivist approach. ठीक है? अच्छा, constructivist कहता है कि development of the mind is the purpose of education. उसको इंसान बनाना की बात नहीं कर रहा वो, उसमें बिहेवियर चेंज की बात नहीं कर रहा, माइंड डेवलप कर सकते और मीनिंग कंस्ट्रक्ट की जाती है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है। मैं आपसे अगर पूछूं कि जनाब कल आपका दिन कैसा गुजरा, आपने क्या किया, तो आप सोचेंगे अच्छा सुबह से लेके आपकी साइकिल चलेगी आखिर रात तक। वो जो इंफॉर्मेशन है कल के बारे में वो एज अ फ्लैश नहीं आ जाएगी, आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, एक एक चीज एक एक वाक्य जोड़ेंगे एक को दूसरे से, पहले ये किया फिर ये किया फिर ये किया फिर ये। तो हम इंफॉर्मेशन को कंस्ट्रक्ट करते हैं और ये कंस्ट्रक्टिविज्म है, डेवलपमेंट ऑफ द माइंड। कॉग्निटिविज्म कह रहा है कि हम इंटरनल प्रोसेस को फोकस करते हैं और उसी को लेके कंस्ट्रक्टिविज्म आगे निकला है कि हम माइंड की डेवलपमेंट को, मेंटल प्रोसेसेस की डेवलपमेंट को उजागर करना एजुकेशन का काम। सब्जेक्ट मैटर आपने नहीं सीखा जब तक कि आप उसके बारे में सोच नहीं सकते, रीजन नहीं कर सकते, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर सकते। अगर मैं आपको रटी रटाई 4 कॉजेज बता दूं तो ट्रेडिशनल वाला खुश हो जाएगा, बिहेवियरिस्ट खुश हो जाएगा, कॉग्निटिविज्म वाला और कंस्ट्रक्टिविज्म वाला खुश नहीं होगा, क्योंकि वो कंस्ट्रक्टिविज्म वाला खासतौर से कहेगा अच्छा तुमने ये कॉजेज रट ली हैं, ये है पेशेंट, बताओ इसमें ये कॉज है या नहीं। जब तक वो अप्लाई नहीं करवाएगा वो खुश नहीं होगा। वार्क की हमने डेफिनेशंस कर ली, मगर वाकई एप्लीकेशन कि आप में क्या है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव, कि जब तक आपको समझ आई तब समझ में आया जब आप अप्लाई कर सके वर्क। अब आप जब क्लास के सामने खड़े होंगे ऑटोमेटिक आपके जहन में आएगा अच्छा ये तो बहुत सारे हैं, इनकी तो बहुत सारी मोडालिटीज है लर्निंग स्टाइल की, कुछ विजुअल भी हैं, कुछ काइनेस्थेटिक भी हैं, कुछ ना कुछ मुझे ख्याल करना पड़ेगा इनका। आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कोई बच्चा नहीं अच्छा कर रहा तो आप सोचेंगे शायद ये काइनेस्थेटिक है, ये आप एप्लीकेशन कर रहे हैं, ये है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। तो ये जरा प्लीज देखिएगा, ये आई वुड लाइक यू टू रीड दिस योरसेल्फ एंड देन वील डिस्कस दिस। यस, थैंक यू डॉक्टर प्रसाद, ये जरा पढ़ लीजिए। ठीक है डॉक्टर शिराज, मैं बता, इसको प्लीज पहले जरा देख के समझ लीजिए कि ट्रेडिशनल कहता है कि आपने इंफॉर्मेशन रिसीव कर ली, लर्न कर लिया। बिहेवियरिस्ट कहता है आपने इंफॉर्मेशन रिसीव की, अच्छा चले उसको रिप्रोड्यूस करें। मगर कंस्ट्रक्टिविस्ट कहता है कि जब तक आप उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल नहीं कर सकते या उसको रिलेट नहीं कर सकते, अक्यूट इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस आपको समझ लिया आपने, अब दांत अगर किसी का दांत सूजा, वो गम सूजा हुआ है, तो बताएं जनाब कि अक्यूट इन्फ्लेमेशन यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है नहीं हो रही। खेलते हुए बच्चे को एंकल में मोच आ गई और वो एंकल सूज गया, तो क्या वो अक्यूट इन्फ्लेमेशन है या नहीं है, वगैरह वगैरह। तो उसको आप रिलेट कर सके चीजों से, उसको इस्तेमाल कर सके, ये है कंस्ट्रक्टिविज्म। इज दिस सेंटेंस क्लियर टू ऑल ऑफ यू जो कि लिखा हुआ है? ओके, लेट्स गो अहेड विद द सेम। और फिर ये कहता है, कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहते हैं टू बी स्किल्ड इज नॉट जस्ट टू परफॉर्म सम एक्शन, कि मुझे अगर गाड़ी चलानी आ गई है और बहुत अच्छी आ गई है और मैं एक खाली सड़क पे गाड़ी सही चला लेता हूँ, रूल्स फॉलो कर लेता हूँ, तो मैं माहिर नहीं हूँ। जब तक कि मैं सदर में दोपहर के 2 बजे बिल्कुल सही ना चला लूँ विदाउट डूइंग एनी एक्सीडेंट, जब तक कि मैं एक खड्डे वाली सड़क पे गुलिस्तान जौहर में ना चला लूँ, जब तक कि मैं अच्छी सड़क पे, बुरी सड़क पे, बिजी स्ट्रीट पे, एम्प्टी स्ट्रीट पे, बारिश वाली सड़क पे ना चला लूँ, तब मैं माहिर हूँ ड्राइविंग में। एक सर्जन है जो कि यंग पेशेंट पे जिसको कोई कोमोर्बिडिटी नहीं है, उसका अपेंडिसेक्टमी कर देता है, बिल्कुल सही करता है। और अगर उसके पास
एक 60 साल की ओबीस खातून आ जाती हैं जो कि डायबिटिक भी हैं और वो ग्रोसली ओबीस हैं, अब उसमें क्या वो सही कर पाएगा अपेंडिसेक्टोमी? ये है महारत। एक पेशेंट है जिसका दांत निकालना ही निकालना है, अब वो अगर नॉन कॉम्प्लिकेटेड केस है तो ठीक निकाल लेगा, मगर अगर विजडम टूथ उसका टेढ़ा बिंगा है तो फिर कैसे निकालेगा? तब वो जाके एक्सट्रैक्शन में माहिर हुआ। तो स्किल अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविज्म वेरिड सर्कमस्टांसेस में भी अच्छा करने से महारत आती है, सिर्फ एक नैरो कंडीशन में नहीं। तो लर्निंग जो है वो देखिए कितना लर्निंग का मतलब चेंज हुआ है ओवर सेंचुरीज। कहाँ हम कहते थे कि टीचर ने पढ़ा दिया तो लर्निंग हो गई, अब यहाँ आप कह रहे हैं कि जब तक कि वो उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल नहीं कर सकते लर्निंग नहीं हुई, जब तक कि वो उस स्किल को डिफरेंट कंडीशंस में नहीं इस्तेमाल कर सकता वो स्किल नहीं हुआ। फर्क आया, देयर बीन अ चेंज। बात अच्छे बुरे सही गलत की नहीं है, बात है कि ये चेंज आया है लर्निंग ओवर द इयर्स, ओवर सेंचुरीज, एंड दिस इज द न्यू वन। ये कंस्ट्रक्टिविज्म ही नहीं है। कॉग्निटिविज्म के भी टाइप्स हैं, उसके अलग ब्रांचेस भी हैं, वो मैं उन पे नहीं जा रहा बिकॉज वो इट्स नॉट रियली फॉर सीएचपी, but this is what constructivism is all about now. So hence this is the definition of learning according to constructivism and cognitivism both. Do you see the difference? क्या फर्क आया सेंचुरीज में? और इसमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव जो मैंने आपको नहीं कराए हैं बिकॉज दीज आर द थ्री कॉमनेस्ट वंस। एक ट्रेडिशनल हो गया, बिहेवियरिस्ट हो गया, और कॉग्निटिविज्म कंस्ट्रक्टिविज्म बड़ा फैशन है, इसलिए मैंने दोनों कराए थे। मे आई गो अहेड प्लीज? ओके, थैंक यू। अब बात वही आ जाती है भाई कि ये पिछली दफा आपको याद होगा एडल्ट लर्नर का एक खुसूसियत ये होती है कि भाई हम ये पढ़े क्यों, इसमें मेरा क्या मतलब क्या इस्तेमाल है इस इन्फॉर्मेशन, तो हम ये कंस्ट्रक्टिविज्म बिहेवियरिस्ट वगैरह 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 पढ़े क्यों? आप क्यों पढ़े? आप फैकल्टी मेंबर हैं, आपका काम है आपकी एक्सपर्टीज और पढ़ाना, तो आपका इससे क्या ताल्लुक? आप एजुकेशनिस्ट उस सेंस में तो है नहीं कि भाई आपने एजुकेशन के बारे में पढ़ना है, तो ये आप क्यों पढ़े और आपको सीएचपी जैसे बेसिक कोर्स में क्यों कराया जाए? ये कोई जहन में आ रही है, इसकी रैशनैल जहन में आ रहा है? आपका इस्तेमाल क्या है इस इन्फॉर्मेशन? क्यों टाइप ये एजुकेशन पर्सपेक्टिव आपको कराया जा रहा है, ये बताइए। What to expect from the trainee? समझाएं शिरा साहब, आई एम नॉट श्योर आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन। सर यानी हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए कि हम अगर कोई कॉन्सेप्ट उसको पढ़ा रहे हैं तो वो सिर्फ वो रिटेन करना चाहिए, हमें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना चाहिए उसको, या ओके ओके नॉन भी वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग उसको करके दिखानी चाहिए? ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एनीबॉडी एल्स? ये हम क्यों कर रहे हैं, ये पर्सपेक्टिव्स एजुकेशन, डिफरेंट मेथड्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके डॉक्टर, एनीबॉडी एल्स? बेटर से क्या होगा? बेटर से क्या मतलब है? अगर वो आपको करके दिखा रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, तो बेटर है क्या मतलब? मैं नहीं समझा डॉक्टर हीरा। ओके, लेट्स गो टू इम्प्रूव लर्नर एंड लर्निंग। ओके, लर्निंग का मतलब ही तो असल चीज है डॉक्टर मेमन। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड। ये देखिए ये तीन डेफिनेशंस आ गई ओवर टाइम, ये एरो जो है कि ओवर द सेंचुरीज, ये फर्क आई है, मैंने आपके लिए एक जगह में कर दिया। ये जो लेफ्ट वाला है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, कैसे जो लेफ्ट वाला है, ये कौन सा पर्सपेक्टिव है, इसका मुझे नाम बता।
लेफ्ट डब्बे में जो लिखा है लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ये ट्रेडिशनल है। ठीक है जी। ट्रेडिशनल। बीच वाला कौन सा, ये लिख दीजिए जरा चैट बॉक्स में। ये बिहेवियरिस्टिक हो गया, थैंक यू। ठीक है, और ये क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट है। शिरा साहब ऐसे मैं आपका सवाल भूला नहीं हूँ, आई विल डील विद इट, ओके, डोंट वरी। जी सर, थैंक यू। ठीक है, तो दिस इज द चेंज that we have, that the educational science has seen over centuries. अच्छा चले अब आगे चलते। अब अगर मैं ये पर्सपेक्टिव से पढ़ाता हूँ, थैंक यू डॉक्टर फलकनाज फॉर कमिंग बैक। ओके, ये इस पर्सपेक्टिव से पढ़ा, लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल, तो मुझे क्या टीचिंग स्ट्रेटजी इख्तियार करनी चाहिए, कौन सा टीचिंग मेथड में इख्तियार करूँ? लेक्चर मुझे डिलीवर करना है ना, ये लेक्चर, ये ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव है। अब अगेन प्लीज ये समझ लीजिए, मैं इसमें जजमेंट पास नहीं कर रहा कि ये अच्छा है, बुरा है, गलत है, सही है, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग, आई एम जस्ट गिविंग यू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, तो प्लीज इसको जजमेंट पे ना लेके जाइए। सेमिनार में क्या होता है रहमतुल्लाह साहब, जरा बताएं। जी सर, सेमिनार में ये होता है कि स्टूडेंट और टीचर ग्रुप डिस्कशन होती है, और उसमें जो मेथोडोलॉजी है जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं, लर्निंग इज एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स, तो सेमिनार में हम सीखते हैं कि ये कैसे ग्रुप सीखते, एक आदमी डिस्कशन। बोलता है बाकी लोग सुन रहे होते हैं, ऐसे ही होता हाँ है ना जी सर, जी सर, सेमिनार में? लेकिन उसमें उसमें डिस्कशन होती है ना सर, कि सेमिनार में जैसे हम, डिस्कशन होती है, ओके, मगर पहले कोई बोलता है फिर डिस्कशन होती है। जी सर, आपस में ग्रुप डिस्कशंस होती है ना इसमें, सेमिनार, जैसे एनीबडी एल्स, व्हाट इज सेमिनार, एनीबडी एल्स? थैंक यू रहमतुल्लाह साहब, आपने मुझे बताया सेमिनार के बारे में। व्हाट इज अ सेमिनार, एनीबडी एल्स? क्या होता है सेमिनार में? हम सब ने अटेंड किए हैं, हम सब ने हिस्सा लिया है एज अ टीचर। इट्स अ टॉक, है ना, अ टॉक ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक, बिल्कुल सही बात। और सेमिनार में यूजुअली एक से ज्यादा स्पीकर होता है, लेक्चर फॉलोड बाय क्यूए, तो होता है लेक्चर, सेमिनार भी लेक्चर ही होता है, बिल्कुल सही किया। तो सेमिनार भी हो सकता है जिसमें आप ट्रांसफर करें नॉलेज, लेक्चर भी होता है। अब बेड साइड पे हम सबका तजर्बा रहा है, बेड साइड पे क्या, बेड साइड पे प्रोफेसर साहब पेशेंट के बारे में कुछ बोल रहे होते हैं? बताइए, वो आपने तजर्बा किया है ऐसा कि आप लर्नर हो और हमारे प्रोफेसर जो हैं वो उस पेशेंट के बारे में हमें बता रहे हो बेड साइड पे? ऐसा तजर्बा हुआ आपको एज ए लर्नर? where the professor is talking about a patient on the bedside. Have you experienced this as a learner? शिराज साहब के अलावा किसी को तजर्बा? यस, तो वो भी लेक्चर ही तो होता है, वो भी लेक्चर होता है ना, जब एक आदमी बोल रहा है। लेक्चर की पहचान ये, एक आदमी बोलता है बाकी सुनते हैं। हजरात से, जो हजरात हैं इस ग्रुप में, क्या घर पे आप लोग लेक्चर नहीं सुनते रोजाना? सुनते हैं ना, घर पे लेक्चर मिलता है ना अम्मा से, सही, ठीक है, विद क्लोज ईयर्स, हाँ, मगर सुनते तो है ना। तो वो भी लेक्चर की पहचान यही है कि एक आदमी बोल रहा है बाकी सुन रहे सॉरी टू इंटरप्ट, हैं। जी डॉक्टर साहब बात करूं। मैंने जी कहा जी सेमिनार आपने भी की, उसमें ये जैसे कॉन्फ्रेंस या मीटिंग इसकी तरह, अगर जैसे होता है कि एक टीचर या वो कुछ टॉपिक पे बता देता है, इसके बाद तो जो है ना, जो स्टूडेंट्स होते हैं या दूसरे ऑडियंस होते हैं वो सुनते हैं, इसके बाद हाँ डिस्कस करते हैं, इसी हाँ, तो तरह। अगर जो सुन रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो सेशन, वो लेक्चर की तरह का ही हुआ ना, जिसमें आप इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर। लेक्चर की तरह का, बिल्कुल इसी तरह हाँ है, वो डिस्कस हाँ, भी होता है, बिल्कुल लेक्चर बिल्कुल, भी डिलीवर है। ठीक है। तो वो इस नजरिए के तहत हम ये चीजें इख्तियार करते हैं, ये टीचिंग स्ट्रैटेजीज आ जाती हैं। यहाँ पे लेक्चर्स आ गए, सेमिनार्स आ गए, कॉन्फ्रेंसेस आ गई, जिसमें कि आप टॉक्स को सुन रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज, एंड देन यू हैव दिस लर्निंग इज इन चेंज। अब इसमें क्या आपको करना पड़ेगा, इसके तहत अगर आप पढ़ा रहे तो आपको क्या करना? डेमोन्स्ट्रेशन करके, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन करने में तो आप डेमोन्स्ट्रेट करें ना, उसके बाद क्या, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप दैट विल हैव टू हैपन? सर वर्कशॉप्स इसमें यू मेरे हैव ख्याल टू, में आ जाते थैंक हैं। यू, यू हैव टू गिव द चांस ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि दिस इज डेमो प्लस प्रैक्टिस।
जैसा कि सर वर्कशॉप हो गए सर। वर्कशॉप में क्या कराते हैं भाई, आप उन लोगों से काम करवाते हैं ना, आप उनसे करवा रहे हैं। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वर्कशॉप इज वन ऑफ द स्ट्रेटजीज दैट कैन बी यूज्ड, जिसमें जी कि जी आप सर। करवाते हैं और ज़ाहिर है आप उसमें प्रैक्टिस करवाते हैं, स्किल्स लैब, प्रैक्टिकल लैब में जो आप काम करवाते हैं, जिसमें आप जी जी स्टूडेंट से करवा रहे हैं। अच्छा, बहुत दफा ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को पैथोलॉजी की लैब है, हिस्टोलॉजी की लैब है, कोई और लैब, डेंटल मटेरियल की लैब है, उसमें आप स्टूडेंट को लेकर और टीचर बोल रहा है और दिखा रहा है, जी जी सर। डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है, मगर स्टूडेंट को मौका नहीं मिल रहा करने का। तो वो क्या हुआ फिर, वो क्या हुआ कि जिसमें स्टूडेंट को करने का मौका नहीं मिल रहा, सिर्फ देखने का मौका मिल रहा, वो ट्रेडिशनल हो गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जब तक आप स्टूडेंट से कुछ करवाएंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि भाई वो इस काबिल हुआ ही नहीं हुआ। तो जब आप करवा रहे हैं तो वो बिहेवियरिस्टिक हो गया। अच्छा जी, अब आ जाएं इस पे। इसमें क्या हमारा स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए? ओके, ठीक है, मगर व्हाट इज द, बिल्कुल सही, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड इट? ये सब आप जो कह रहे हैं, पीबीएल, सीबीएल, ये सब किस चीज की? डॉक्टर नुसरत, ये फिर आपने लाइनें डालनी शुरू कर दी जी। टास्क ओरिएंटेड है, इसमें आप बेसिकली डिस्कशन करवा रहे हैं, जिसमें ये पता चलता है कि स्टूडेंट को कितना समझ में आया। स्टूडेंट बोलता है, आप चुप होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। स्टूडेंट बोलेगा तो आपको पता चलेगा कि इसकी नॉलेज गैप है या नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट सही है नहीं है, इसका मिसकॉन्सेप्ट कितना है। वो अप्लाई करेगा। स्टूडेंट डिस्कशन पीबीएल सीबीएल कभी भी रिकॉल वाले टॉपिक पे नहीं होता। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ पेरिटोनाइटिस, व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ टाइफॉइड फीवर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी, कभी भी नहीं होगा। हमेशा केस दिया जाएगा जो कि रियल लाइफ के करीब हो और जिसको उसको सॉल्व करना हो। जब तक सॉल्विंग प्रॉब्लम नहीं करवाएंगे वो कंस्ट्रक्टिविज्म हो ही नहीं सकता, गारंटी। तो ये सारी चीजें जो हैं, बेड साइड केस में अगर आप सिर्फ उससे रिकॉल करवा रहे हैं तो वो ट्रेडिशनल हो गया। अगर आप उससे सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करवा रहे हैं, कभी पैल्पेट कर दो, तो ये बिहेवियरिज्म हो गया। लिवर पैल्पेट कर दो, बताओ ये इलाज है नहीं। जैसे ही आपने उससे पूछा क्यों इस पेशेंट में क्यों एनलार्ज लिवर, सवाल किया आपने व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एनलार्ज लिवर, रिकॉल करके उसने बता दिया ट्रेडिशनल है या चले बिहेवियरिस्टिक है, डेमोन्स्ट्रेट करा नॉलेज। इस पेशेंट में लिवर एनलार्ज क्यों है ये बताओ, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब आप आगे कंस्ट्रक्टिविस्ट की तरफ, यू सी द डिफरेंस। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नेम। अब आप कहते हैं अच्छा इस पेशेंट में डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताओ। एक तो है ना कि फीवर की डिफरेंशियल डायग्नोसिस बता दो, ये बिहेवियरिस्टिक है, बता दिया उसने रटा हुआ। ये जो पेशेंट सामने है इसकी डिफरेंशियल बताओ, ये होगी प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। आपको फर्क नजर आ रहा है दोनों? एम आई एबल टू क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन बिहेवियरिस्टिक एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट? कोई भी मैं रिकॉल की चीज पूछता हूँ वो मैं बिहेवियरिस्टिक पे हूँ, क्योंकि वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है स्टूडेंट अपना रटाया नॉलेज। मगर जैसे ही मैं उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ लेके जाता हूँ तो मैं कंस्ट्रक्टिविज्म में आ जाता हूँ। अच्छा इस पे बताओ मुझे, शिराज साहब हैं, वो स्टडी डिजाइन पढ़ाते हैं, बच्चे ने बता दिया भाई कॉजल कंपैरेटिव क्या है और कॉजा एक्सपेरिमेंटल क्या है और प्रोस्पेक्टिव स्टडी किसको कहते हैं, रिट्रोस्पेक्टिव किसको कहते हैं। एक उन्होंने आर्टिकल दिया स्टूडेंट को जिसमें उन्होंने स्टडी डिजाइन छुपा दिया और कहा कि अच्छा मुझे इस आर्टिकल में स्टडी हुई है उसका स्टडी डिजाइन बताओ क्या है और बताओ क्यों है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट आगे। मगर उसके लिए पहले आपको पढ़ाना पड़ता है, उस तरह से प्रैक्टिस देनी पड़ती है। ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑटोमेटिक थोड़ी आती, आपको प्रैक्टिस देनी पड़ेगी, आपको उस तरीके से पढ़ाना पड़ेगा। ये जो आपने यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है पीबीएल सीबीएल या जो भी डिस्कशन के मौके अपने
टाइम टेबल में देने पड़ेंगे, तभी तो वो जाके उसको आदत होगी प्रॉब्लम सॉल्विंग की। चाहे वो डिस्कशन आप वार्ड में कर रहे हो, आप ओपीडी में कर रहे हो, आप फील्ड विजिट में कर रहे हो, आप एक क्लासरूम में बैठे कर रहे हो, मगर डिस्कशन का मौका देना पड़ेगा। ये फर्क है ट्रेडिशनल में और कंस्ट्रक्टिविस्ट। लेक्चर 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 और लैब्स आ गई, बहुत ही बिहेवियरिस्टिक है, बहुत ही ट्रेडिशनल है। मगर जहां आपने डिस्कशंस डाल दिए, वो फिर आप कंस्ट्रक्टिविज्म की तरफ मूव कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि कोई भी सिस्टम जो है वो प्योरली कंस्ट्रक्टिविस्ट हो, प्योरली बिहेवियरिस्टिक हो, प्योरली ट्रेडिशनल हो, ऐसा नहीं होता। आजकल मिक्सचर होता है। हमारी कोशिश बस ये होनी चाहिए कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ अपने लोगों को लेके जाएं। जो ग्रेजुएट प्रोड्यूस करें वो प्रॉब्लम सॉल्वर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, सोशल साइंटिस्ट हो, कोई भी हो। मैंने डॉक्टर समीना बताया नहीं है डिफरेंस, मैं अभी बताऊंगा। शिराज साहब का भी यही सवाल है, ठीक है? तो दैट इज व्हाट वी आर एमिंग फॉर नाउ इन एजुकेशन। मे आई गो अहेड? अभी तक जो एक सवाल मेरे आप लोगों ने मुझे दिया है कि जी दोनों में फ़र्क क्या है, वो मैंने अभी तक बताया नहीं है, मगर इसके अलावा पर्सपेक्टिव्स का कुछ आइडिया हो गया आपको? ओके, आई एम मूविंग अहेड। यू मोस्ट वेलकम फॉर एनी क्वेश्चंस प्लीज। चलिए, अब आते हैं लर्निंग थ्योरी पर। एक बात मैं यहाँ पे आपको पहले बता दूं, आप अपने बहुत सारे और सीएचपी के प्रोग्राम्स हैं जो पाकिस्तान भर में, दुनिया भर में है। मास्टर एमएचपी के प्रोग्राम्स हैं, आपको इंटरनेट पे पढ़ेंगे तो आपको टर्मिनोलॉजी मिलेगी एडल्ट लर्निंग थ्योरी। प्लीज यकीन रखिएगा, देयर इज नो सच थिंग एज एडल्ट लर्निंग थ्योरी, क्योंकि जो लर्निंग के बारे में थ्योरी है वो सब पे एप्लीकेबल है, बच्चे पे भी, बड़े पे। चाहे वो मॉन्टेसरी में बच्चा पढ़ता हो, या वो पीएचडी में पढ़ रहा हो, या वो पोस्ट डॉक कर रहा हो, लर्निंग का प्रोसेस दिमाग के अंदर वही रहता है, चेंज नहीं। तो जब आप एडल्ट लर्निंग थ्योरी कहते हैं, इसका मतलब है कि चाइल्ड लर्निंग थ्योरी भी होगी, मगर ऐसा नहीं है। जो लर्निंग थ्योरी है वो एक्चुअली सारा काम जो है बच्चों पे ही हुआ हुआ है, उसी की बुनियाद पे ये थ्योरी बनी है। तो लर्निंग थ्योरी जो है वो देयर इज नो सच थिंग एज एन एडल्ट लर्निंग थ्योरी। ये एक आजकल फैशन में चला हुआ है टर्म, और कोई बात। लर्निंग थ्योरी जो है वो एक ही है। अच्छा, जब आप एडल्ट लर्निंग थ्योरी करेंगे, आपको याद है पिछली दफा मैंने नोल्स के 6 अजम्पशंस ऑफ लर्निंग के बारे में, कि एडल्ट ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये याद है? वो पिछली दफा हमने किया था। यू रिमेंबर दैट? लिटिल सेल्फ डायरेक्टेड है, इंडिपेंडेंट है, फोकस टुवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग है। यू रिमेंबर दैट? तो वो लिटिल बिट, थैंक यू डॉक्टर वकार, सच बोलने का स्वाब मिला होगा। तो वो जो है उसको भी लोग लर्निंग थ्योरी कहते हैं, हालांकि वो लर्निंग थ्योरी नहीं है। बेचारे नोल्स ने इस नाम से पहली दफा छापा था, assumptions अबाउट एडल्ट लर्नर्स, जिसको लोग अब एडल्ट लर्निंग थ्योरी कहते हैं। तो डोंट गेट कंफ्यूज। जो मैं थ्योरी आपको बहुत ही सुपरफिशियली बताने वाला हूँ, उस थ्योरी का नाम है मोडल मॉडल, और ये मैं अब आपको दिखाता हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम। ये है मोडल मॉडल। मोडल मॉडल कहता है कि जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो एनवायरनमेंट से आ रही है, और वो हमारी सेंसरी मेमोरी में जाती है। या तो हम उसको सुनते हैं, या हम उसको देखते हैं, या हम उसको फील करते हैं, कोई चीज़ आपने पकड़ी है, कोई चीज़ आपने टच की है, और वो सेंसरी मेमोरी में पहले आती है। अब सेंसरी मेमोरी से हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में तब जाएगी जब आप अटेंशन देंगे, वरना नहीं जाएगी। अटेंशन इज द प्री रेक्विजिट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ लर्निंग। जब तक अटेंशन नहीं होगी, इंशाल्लाह कुछ नहीं सीख पाएंगे। शॉर्ट टर्म मेमोरी का दूसरा नाम वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है, और ये बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाती है, बहुत जल्दी, विद इन मिनट और सो इवेपोरेट हो जाती है। सेंसरी मेमोरी से चीज इवेपोरेट हो जाती है नैनो सेकंड्स में, शॉर्ट टर्म मेमोरी में विद इन मिनट और सो ये इवेपोरेट हो जाती है। सेंसरी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चीज़ों को रखने के लिए हमें उनको रिपीट करना पड़ता है, रट्टा लगाना पड़ता है, जिसको वो रिहर्सल लूप कहते हैं। एक फ़ोन नंबर है, आपके पास नोट करने की कोई जगह नहीं है, ना आप मोबाइल में नोट कर सकते, ना आप पेपर पे नोट कर सकते, तो उस फ़ोन नंबर को आप कैसे याद करेंगे? बोले जाएंगे, रटे जाएंगे। वो है शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखने का वाहिद तरीका, रिहर्सल, रिपीटेशन। अगर आपने नहीं किया तो वो इवेपोरेट हो जाए। मगर लर्निंग का असल काम यह है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी से चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाए, यानी कि सेव हो, और फिर न सिर्फ सेव बल्कि रिट्रीव भी हो। बहुत दफ़ा हमारे साथ एज ए स्टूडेंट ये तजर्बा रहा है कि हम याद करते हैं, मगर इम्तिहान के बाद जब पूछा जाए तो भूल चुके होते हैं। ऐसा किसी को तजर्बा हुआ ही नहीं हुआ?
आपने याद किया हो दिल लगा तो, मगर एन वक्त पे भूल गए। भूले इसलिए हैं, भूलने का मतलब ये है कि वो हमसे रिट्रीव नहीं हो रही इंफॉर्मेशन। घर में होता है ना कि रख के चीज भूल जाती, बड़ी सेफली रखा और भूल गए कहाँ रखा है। ये वही चीज है इंफॉर्मेशन के साथ लॉन्ग टर्म मेमोरी, कि हमने रखा दिमाग में और भूल गए और रिट्रीव नहीं कर पा रहे। तो रिट्रीवल के असल मकसद लर्निंग का ये कि आप जब चाहें आप रिट्रीव कर सकें उस इंफॉर्मेशन। रिट्रीवल नहीं है तो सेविंग बेकार है। आप बैंक में अपना पैसा डाल रहे हैं, मगर जब आपको पैसे की जरूरत है आप निकाल नहीं सकते बैंक से, फायदा क्या हुआ? ठीक है। तो लर्निंग का मॉडल मॉडल जो कहता है, लर्निंग थ्योरी जो है, तो ये कहता है कि इंफॉर्मेशन इस जरिए से लॉन्ग टर्म तक पहुंचती है, और लॉन्ग टर्म से निकालना वापस शॉर्ट टर्म में लाना वो भी एक बहुत ही जरूरी अमल है। जब तक कि शॉर्ट टर्म में वापस नहीं लाएंगे, अच्छा शॉर्ट टर्म का दूसरा नाम मैंने आपको बताया कि वर्किंग मेमोरी, तो जब तक कि आप उसको वापस वर्किंग मेमोरी में नहीं लाएंगे, याद करना सारा बेकार है। आप जब तक वापस नहीं लाएंगे तो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो असल मकसद लर्निंग का रिट्रीवल है लॉन्ग टर्म से, पहले लॉन्ग टर्म में जाए सही तरह से, और फिर लॉन्ग टर्म से वापस निकल के वर्किंग मेमोरी में आए जब आप चाहें। ये है मॉडल मॉडल, ये है लर्निंग थ्योरी। तो दिस इज व्हाट लर्निंग थ्योरी इज अबाउट, दैट लर्निंग गोज, नंबर एक आप ये देखिए इसमें एक्सटर्नल फैक्टर की बात कोई नहीं हो रही है, सारा कुछ ब्रेन में हो रहा है नहीं, इंटरनल प्रोसेस की बात है। इंटरनल मेंटल प्रोसेस की जब बात हो रही है तो कौन से पर्सपेक्टिव की बात हो रही है, बताइए जरा। कॉग्निटिविज्म, थैंक यू डॉक्टर रीच। कॉग्निटिविज्म बात करता है, कंस्ट्रक्टिविज्म कॉग्निटिविज्म, कॉग्निटिविज्म कहता है कि लर्निंग एक इंटरनल मेंटल प्रोसेस है, और मॉडल मॉडल उसको सपोर्ट करता है। तो कहता है कि ये तरीकाकार है, ये पाथवे है लर्निंग इंफॉर्मेशन का। सेंसरी से शॉर्ट टर्म में जाएगा, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में जाएगा, लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म में वापस आना चाहिए, वरना लर्निंग कंप्लीट नहीं है। ये हो गई कॉग्निटिविज्म का फलसफा। कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि जब ये वापस आए तो क्यों वापस आए, तो दो वजूहत हो सकती है, या तो आप उसको रिकॉल करवा रहे हैं, या आप उसको अप्लाई करवा रहे हैं। अब आप मुझे खुद बताइए, एक बात बताओ, एक स्टूडेंट है जो कि बेसिक साइंस पढ़ के क्लिनिकल साइंस की तरफ आता है। अब जो उसने बेसिक साइंस पढ़ के पास करके आया है, वो क्लिनिकल साइंस में अप्लाई नहीं कर सकता। फायदा हुआ बेसिक साइंस पढ़ने का? बताइए मुझे। डॉक्टर अभी आप सवाल को डाइवर्ट ना करें, जो मेरा सवाल है वो पूछ। तो आप बेसिक साइंस इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप उसको अप्लाई कर सकें एक प्रैक्टिकल लाइफ में। ये तो जब तक एप्लीकेशन है, तो क्या आप कहेंगे कि स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट ने लर्न किया है, बेसिक साइंस लर्न की है? डॉक्टर मेमन, मैं क्लासिफाई करने को नहीं कह रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अगर स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकता तो आप कहेंगे कि उसने लर्न किया है? बस डॉक्टर अब्दुल वदूद, ये है कंस्ट्रक्टिविज्म। मैं अगर रिकॉल लेवल पे रिट्रीव कर सकता हूं इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म से, और उसको अप्लाई नहीं कर सकता, तो कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है लर्निंग नहीं है। डॉक्टर शिराज, बात समझ में आई? डॉक्टर समीना, आपने भी मुझसे पूछा था कि कंस्ट्रक्टिविज्म कॉग्निटिविज्म में फर्क क्या है। सर एक क्वेश्चन ये भी होता है ना कि एबिलिटी तो रिकॉल तो ट्रेडिशनलिज्म भी करता है ना असेस। रिकॉल करके दिखाना बिहेवियरिस्टिक है। हाँ, रिकॉल ठीक है। हाँ, ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशन तो ये होती है ना कि ट्रेडिशनल तो भाई आपने बता दिया, खत्म हो गई बात, बस। बस फिर पूछा नहीं होके। बस खत्म, आपने कह दिया। सही है, असम्पशन है कि उसने सीख लिया। ठीक। ठीक है। तो दिस इज द फाइन डिफरेंस बिटवीन कॉग्निटिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म। कॉग्निटिविज्म तो ये कह रहा है कि भाई जहन में इंफॉर्मेशन, माइंड में इंफॉर्मेशन कैसे जाती है और कैसे निकल के आती है, यानी कि हम रिकॉल कैसे करते हैं। अब रिकॉल को आप रिकॉल लेवल पे रखें या प्रॉब्लम सॉल्विंग पे लेवल पे लेके जाएं। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग लेवल पे लेके जाते हैं और उसको मकसद समझते हैं, तो फिर वो कंस्ट्रक्टिविज्म को फॉलो करें।
फिर आपको अपने पढ़ाने का तरीका वो करना चाहिए, फिर आपको अपना असेसमेंट का तरीका वो करना चाहिए। ये है कंस्ट्रक्टिविज्म। Yes, to lead and apply. Thank you very much, Dr. Hira, is constructivism. Yes, that is correct. You are. Thank you very much for simplifying it. I'm great. ठीक है जनाब। So ये हमने आज किया या नहीं किया? Have we been able to cover this? कि लर्निंग जो है वो लर्निंग की कोई एक डेफिनेशन नहीं है। लर्निंग की तो पर्सपेक्टिव पे डेफिनेशन डिपेंड करती है। ट्रेडिशनल नजरिए से सोच रहे हैं, बिहेवियरल नजरिए से सोच रहे हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट नजरिए से सोच रहे हैं, या कॉग्निटिविस्टिक नजरिए से सोच रहे हैं, उस पे लर्निंग की डेफिनेशन। तो लर्निंग की कोई एक डेफिनेशन नहीं। पर्सपेक्टिव्स मौजूद हैं जो कि इंसान जैसे जैसे इंसान ने इवॉल्व किया है, एजुकेशनल पर्सपेक्टिव्स भी इवॉल्व किए हैं। और लर्निंग थ्योरी जो आजकल राइज है, मैं आजकल की लर्निंग थ्योरी की बात कर रहा हूँ, वो कॉग्निटिविस्टिक है, जिसमें वो मेंटल प्रोसेस की बात करता है और कहता है कि जी सेंसरी से शॉर्ट टर्म में जाएगा, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में जाएगा, लॉन्ग टर्म से वापस आएगा, तब जाके लर्निंग होगी। और इसको हम कहते हैं मॉडल मॉडल। ये है लर्निंग थ्योरी। अच्छा, लर्निंग स्टाइल में कौन से चार आ गए? विजुअल, ऑडिटरी, रीडर्स, काइनेस्थेटिक। ये चार आ गए। ये इनबॉर्न है और ये कॉम्बिनेशन है, कोई एक नहीं होता, हर एक के पास कॉम्बिनेशन होती है। और लर्निंग स्ट्रैटेजी क्या है? वो तरीकाकार जो कि स्टूडेंट यूज करता है ड्यूरिंग हिज लर्निंग फेज। अब वो निमोनिक्स यूज कर रहा है, वो जोर से बोल के कर रहा है, वो सुन के कर रहा है, वो नोट्स लेके कर रहा है, वो किताब पे हाईलाइट करके कर रहा है, वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज है। टीचिंग स्ट्रैटेजीज जो है वो ये रही जो हमने यहाँ लिखी है, ये रही, ये टीचिंग स्ट्रैटेजीज है। तो लर्निंग स्ट्रैटेजी और टीचिंग स्ट्रैटेजी में बेइंतहा फर्क है। टीचिंग स्ट्रैटेजी टीचर इख्तियार करता है, लर्निंग स्ट्रैटेजी स्टूडेंट इख्तियार करता है। तो दे आर नॉट द सेम, एब्सोल्युटली नॉट द सेम। और फिर हमने बात की लर्निंग थ्योरी की आखिर में, जो कि मॉडल मॉडल है। ठीक है ना डॉक्टर सर, अपना सवाल समझा दीजिए, मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आया। सर जैसे कि अगर हम एक टीचर हैं और हमारे पास 20 स्टूडेंट्स हैं, एक ग्रुप में आ गए, उस वक्त तो हम उनको जज कर सकते हैं कि भाई ये किस टाइप का लर्नर है। लेकिन अगर हम 100 टीचर को टीच कर मतलब स्टूडेंट को टीच कर रहे हैं, उस टाइम पे सब चीजें देखना कि कौन किस टाइप का लर्नर है, क्या है, तो क्या हमारी अप्रोच वैसी हो पाएगी? एक सिंगल टीचर की कितने स्टूडेंट को एटलीस्ट पढ़ाना चाहिए ताकि उसका ये हर एस्पेक्ट कवर हो? ये इम्पॉसिबल है कि हर एस्पेक्ट ऑफ, चाहे 10 स्टूडेंट्स भी हों, चाहे मैं सिंध मेडिकल कॉलेज से मुंसलिक हूँ, 350 बच्चा होता है क्लास में, या 20 बच्चा होता है एक छोटे से ग्रुप में। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मल्टीपल लर्निंग स्टाइल्स मौजूद हैं। आप जितने उस सेशन में, आप वो सेशन आपका लेक्चर है, वो सेशन आपका स्मॉल ग्रुप डिस्कशन है, वो आप लैब में करा रही हैं, वो आप बेड साइड पे करा रही हैं, डिपेंड्स। सिर्फ आपके जहन में ये हो कि मल्टीपल स्टाइल्स मौजूद हैं, मौके मुनासबत के लिहाज से या सिचुएशनल लिहाज से जितने आप केटर कर सकती हैं कर लीजिए, कोई फिक्स नंबर नहीं है इसका। Okay, so any last questions that you have? Every teaching strategy has its own important positives and negatives. कोई perfect नहीं है, हर एक का इस्तेमाल है, हर एक की limitations हैं, हर एक की advantages and disadvantages। ये आप लोग करेंगे CHP में इंशाल्लाह। मेरे लिए कोई सवाल, आज के सेशन का कोई फीडबैक? I'm sorry I'm taking extra time. My apologies about that, मगर ये मैं इससे कम कर नहीं पाया। टीचर्स बिहेव टुवर्ड्स स्टूडेंट, मुझे नहीं मालूम, ये मुनीब से पता कीजिए। कलीम साहब आप बहुत वेरी काइंड, थैंक यू। मुझे बहुत डर था, मैंने कल भी मुनीब से कहा था कि मुझे बहुत डर है कि ये लोग सो रहे होंगे और कुछ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया समीना साहिबा, वेरी काइंड। सीखा आप लोगों ने असल चीज ये, डिड यू, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर एंजॉयमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट डिड यू, डू यू थिंक यू लर्नड? चलिए, आई विश यू ऑल द बेस्ट and thank you very much for your attention and your kindness.